वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज पार्लियामेंट के अंदर ओथ लेते हुए बड़ी ही अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिली। सबसे पहले तो ओवैसी, जो कि ओथ लेने के बाद पैलेस्टाइन जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उसका ऐसा करना समझ में भी आता है, लेकिन राहुल गांधी, जो एक लाल डायरी सी लेके अपने आप को दिखा रहा था कि संविधान है, जैसे कि वो ऐसे उसको दिखा के ओथ ले रहा था। उसका क्या मायने हैं? वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या ये किसी टूल किट का हिस्सा है या ये अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है? इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक RSN सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये क्या अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है? आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और हम इस पर आपसे पहले भी चर्चा हुई है और उसमें हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि ये जॉर्ज सोरस का जो वो टूल किट का सिलसिला है वो चुनाव से में ही समाप्त नहीं हुआ, वो जारी रहेगा। अगर मोदी साहब कुछ और सीटें लेके, मान लीजिए जो जो अनुमान लगाया जा रहा था 300-400 सीटें के आसपास होते, 400 के पास, तो ये और व्यापक रूप और घृणित रूप ले लिया होता। लेकिन जैसे ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का इत्यादि। लेकिन इनका जो ये टूल किट वाला प्रोग्राम है वो बंद नहीं हुआ है। और तभी मैंने आपको कहा था कि आप इस बार पार्लियामेंट में अप्रत्याशित गुंडागर्दी देखेंगे। ये तब तक चलेगा जब तक कि देश में बिल्कुल अराजकता न हो जाए, जब तक वो यूक्रेन वाला सिचुएशन ना आ जाए कि एक चुने हुए प्रेसिडेंट को, यानुकोविच की बात मैं कर रहा हूं, उसको अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस से उसको छोड़ने पर मजबूर न किया जाए। ये एक बार और अटेम्प्ट हुआ था, विदेशी महिला के ही कहने पे, जब भारत का दिल्ली का मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल समीप, बिल्कुल जब उसने इस तरह का आवाहन दे रहा था, तो वो भी अप्रत्याशित था। आज तो आप बात कर रहे हैं ना ये शराब घोटाला, और उससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है, और उससे बड़ा दहशतगर्दी का मामला क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक है ना, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म। सो इज अ पॉलिटिकल टेररिस्ट। विदेशी महिला भी एक पॉलिटिकल टेररिस्ट है, उसका बेटा भी एक पॉलिटिकल टेररिस्ट। अब तो बेटी भी आ रही है सर। जी, तो अब वो भी वही है। ठीक है ना। अगर आप उसकी बेटी ने जब यूपी का कार्यभार संभाला था, तो आप देखो उसके जो टीम थे उसमें सारे माओवादी भरे हुए थे, छटे हुए माओवादी। तो अब क्या है कि ये जो बार बार ये लाल डायरी दिखाना, नहीं, लाल वो संविधान, हमारे संविधान का कलर लाल है क्या? वही तो, हमारा संविधान का कलर इतना बड़ा है। पहले पता नहीं, हम लोग जब स्कूल में थे देहरादून में, तो हमारे जो उस समय कमांडेंट थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का हमको वो दिया था, सभी को कंपलसरी किया था लेना। और वो खुद 3-4 दिन उन्होंने लगातार क्लास लिया कॉन्स्टिट्यूशन का। उम्र मेरी महज 15-16 साल की रही होगी। लेकिन इस तरह का ये लाल रंग का तो हमने नहीं देखा है। हमने वो तमाम पेंटिंग्स भी देखे जहां रामचंद्र भगवान का और हमारे देवी देवताओं का और तमाम चीजें जो है वो सब हमने संविधान में देखा है। तो ये लाल जो रंग है वो दिखा रहा है, इसके पीछे एक मैसेज है। ये मैसेज जिहादियों के लिए भी है, चाइनीज के लिए भी है, माओवादियों के लिए भी है, और बाकी जो दहशतगर्द हैं उनके लिए भी। और इसका जो पॉलिटिकल कोएलिशन है वो आप देख लो इस बार, तो बड़े केयरफुली वो पॉकेट में रखता है। मतलब वो बड़े सोची समझी रणनीति के तहत उसको पॉकेट में रखता है। उसका रंग लाल है।
और उसका मतलब हमारा संविधान क्या वो किस फॉन्ट में लिखा हुआ है? क्या एक नॉर्मली हम लोग 12 में पढ़ते हैं ना, हाँ जी। तो क्या 2 फॉन्ट में है वो? हैं? पता नहीं सर। वो पढ़ लेता है मतलब है क्या? सही बात है। हैं? 12 फॉन्ट क्या? का में रीडेबल हाँ रहता हाँ है, हाँ। इतनी सी डायरी में क्या पड़ेगा। नहीं नहीं वही कह रहे हैं, तो वो बड़ी सोची समझी जो रणनीति है। देखिए जितेंद्र जी, ऐसा है संवि सॉरी, एक मिनट। ऐसा है, देश चलाने के लिए एक संविधान चाहिए, बिल्कुल। लेकिन समय के साथ जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं वो बदलते रहते हैं, हम्म टेक्नोलॉजी बदलता रहता है, हम्म परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हम्म और इसलिए दुनिया का कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें अमेंडमेंट का प्रावधान नहीं है। नहीं हो, बिल्कुल सही बात। तो इसकी दादी, इसके पिताजी, हाँ, ये सब ने कम से कम 100 अमेंडमेंट किए। आपको मालूम है कि पूरा वो प्रियम्बल ही चेंज प्रियम्बल ही कर बदल दिया, दिया। आज वो दिन भी है जी। जो काला दिवस। तो इसलिए ये नए एडिशन का भी प्रावधान है, डिलीशंस का भी प्रावधान है। 370 को हटा दिया। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखाने का क्या मतलब है कि 370 नहीं हटना चाहिए? हम्म बिल्कुल। दिस इज वन मैसेज। ठीक है। अब जहां तक मैंने जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस की बात की, तो इसके दादी को लगा था कि उसको वो मजबूर थी सोवियत यूनियन के आगे, क्योंकि वही इसको पावर पे सस्टेन कर रहे थे, फंडिंग करते थे उसकी। उसी फंडिंग के तहत एलन मिश्रा का मर्डर असैसिनेशन करवाया गया था। तो वो जियो पोलिटिकल हालात थे, तो उसने प्रियम्बल ही बदल दिया। लेकिन ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि क्या एक संविधान जो है वो देश चलाने का एक फ्रेमवर्क है। अगर मान लीजिए हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, हम अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता, तो हमारे संविधान का कोई और ही रूप होता, क्योंकि तब तो पाकिस्तान भी नहीं बनता है अगर हमने छीन के आजादी ली हुई होती तो। अगर हमने छीन के आजादी ली होती तो हमारे संविधान का रंग और रूप और स्वरूप सब सब अलग होता। लेकिन देखिए कि ये संविधान संविधान का ये बात कर रहा है। सर, ऐसा है कि संविधान बनाता है एक ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है ना, और राष्ट्र बनाता है सदियों से और निरंतर बहता हुआ संस्कृति। और इस निरंतर बहते हुए संस्कृति के कारण हमारा ज्योग्राफिकल यूनिटी है, हमारा हिस्टोरिकल यूनिटी है, हमारा लिंग्विस्टिक यूनिटी है, और हमारा आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल यूनिटी। ठीक है ना। हम हमास की तरह दहशतगर्दी में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो हमारे ये स्पिरिचुअल यूनिटी का हिस्सा नहीं है, वो पार्लियामेंट में वो तो उन्हीं का ओथ लेगा। वो हमास का लेगा, लश्कर ए तोयबा का लेगा, और दुनिया में जितनी, मतलब आप देखोगे हमारे सब कॉन्टिनेंट में जितनी दहशतगर्दी संगठने हैं, जिहादी संगठने, उसमें क्या जैश ए मोहम्मद के नाम से, मतलब ये सारा कुछ है। तो ये राष्ट्र निर्माण का एक टूल है। मतलब और बहुत चीजें राष्ट्र निर्माण की जरूरत पड़ती हैं, और इसमें 1 मिनट, इसमें संविधान जो है राष्ट्र निर्माण का एक टूल है, एन इंपॉर्टेंट टूल। जब तक मेन स्ट्रीम को, यानी कि मुख्य धारा को आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। और हम मुख्य धारा से हमारा क्या मतलब है?
मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से हमारा मतलब है मुख्य धारा, मुख्य नदी। अगर आप इस सनातन को एक बहती हुई एक नदी मानते हैं तो एक मुख्य नदी, और वो मुख्य नदी है सनातन। बिल्कुल। और बाकी जो जितने ये हैं वो ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है ना। कुछ सहायक नदियां हैं और कुछ नदियां जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो वो देश बना ही इसलिए है क्योंकि उसका एक मेन स्ट्रीम है, ठीक है ना। शाखा नदियों के ऊपर कोई देश नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात है। मैं संस्कृति की नदियों के कह रहा हूं, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल। शाखा नदियां यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज के ऊपर में कोई नहीं बनता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ ट्रिब्यूटरी नदियां क्या है? हमारे यहाँ जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है, सिख पंथ है, ये दीज आर ट्रिब्यूटरीज। एंड आई एम सॉरी टू से, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ये सब डिस्ट्रीब्यूटरीज है। ये अंदर को नहीं वो कर रही है, वो डाइवर्ज कर रही है यहां से। तो मेन देखिए, मैंने कहा कि अलग अलग इसी अलग अलग मेन स्ट्रीम पर अलग अलग देश बने हुए हैं। इवन इस्लामिक वर्ल्ड भी अलग अलग है। कोई अरब के नाम पे बना हुआ है, कोई पर्शियन अपनी जो इराक, ईरान, शिया, उसी की बात कर रहे हैं। शिया नहीं, एंड पर्शियन कल्चर ऑल्सो दैट इज मोर डोमिनेटिंग दैट द शिया फैक्टर। अब तो रिलीजन तो कुछ नहीं है। देखिए, शिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, क्योंकि आई थिंक 11वीं शताब्दी के पहले ईरान एक सुन्नी देश था, और एक वहां के राजा होते थे इस्माइल शाह। उन्होंने रातों रात पूरे देश को शिया डिक्लेयर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हालात बदल गए। समझिए, क्योंकि एक तरफ तुर्कमेनिस्तान था, दूसरी सॉरी तुर्कमेनिस्तान था। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक तरफ तुर्की था, दूसरी तरफ ये तुर्कमेनिस्तान, मतलब चारों तरफ वो सुन्नी से वो घिरे हुए थे। तो उनको लगा कि ये सब मिलके जो सुन्नी जो पड़ोसी हैं हमको खा जाएंगे, हमको गॉबल कर जाएंगे, निगल जाएंगे। तो उन्होंने रातों रात अपनी आइडेंटिटी नो ही सेड कि अब कल से आप लोग शिया हो जाओगे, और सारे तोड़ दो, सारे जितने सुन्नी मस्जिद हैं तोड़ दो। यहां तक हो गया वहां पे कि सुबह उठ के जैसे हम लोग राम राम कहते हैं ना, तो वहां था कि सुन्नियों को गाली देना। अच्छा, ठीक है, राम राम के बदले में ये। तो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना। अब ये भाई ये सबको मालूम है कि मुसलमानों के लिए अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। बिल्कुल, ठीक है ना। अब मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी समारोह में अभी गए। अगर आप रेल से नालंदा जाएं तो आपको जिस स्टेशन पर उतरना होगा उसका नाम है बख्तियारपुर। तो नालंदा का एक राष्ट्र का सैंक्टिटी, नालंदा वो राष्ट्र का सैंक्टिटी वो सदियों से वो चला रहा है, और बख्तियारपुर जो है उसका ऑफिशियल सैंक्टिटी, नेशनल सैंक्टिटी, राष्ट्र का सैंक्टिटी यानी कि आपकी धरोहर, और ऑफिशियल सैंक्टिटी में बहुत फर्क होता है। और जब भी राष्ट्र और देश में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो राष्ट्र हमेशा देश पर विजयी होता है। इसीलिए बाबरी मस्जिद गिरा और राम मंदिर बना, चाहे समय जितना ही लगे। लेकिन
मैंने कहा कि संविधान जो है वो राष्ट्र के निर्माण का एक टूल है, लेकिन ये जो राहुल और ये जो इसका राहुल एंड गैंग जो है, इससे इस संविधान को ही एक इन्होंने हथियार बना लिया है राष्ट्र का शिकार करने के लिए, राष्ट्र को किल करने के लिए। अब वो पॉकेट में रख के इस तरह से, भाई एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, यू डोंट फ्लैश इट इन एवरी दिस थिंग। अगर कानूनी हिसाब से भी देखो, इट्स अ डॉक्यूमेंट जो कि इस तरह से आप उसका इश्तिहार नहीं कर सकते। तो उस लाल वो ना वो उसकी शेप रंग उससे वो देश पे सॉरी वो राष्ट्र पे प्रहार कर रहा है, जो कि आपने अपने शुरुआती सवाल में पूछा। अब ये मनसा क्या है, कौन सी मनसा है, ये नैरेटिव क्या नैरेटिव बना रहा है? वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि भारत माता का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी शक्तिपीठों का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसने तो सारे ड्रामे करके देख लिए सर। वही मैं कह रहा हूं, ये भक्त बन गया, सब कुछ कर लिया। हमारी गंगा का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी नदियां माता नहीं है। सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे फ्लैश करके ये दिखा रहा है कि ये देश भारत नहीं, इंडिया है, जो कि एक जमीन का टुकड़ा है जिसे उसको लूटने का इसकी बपौती। अब समझ रहे मेरी बिल्कुल। तो अब ये इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कहां से हुई? टुकड़े टुकड़े, ये सब यही लोग, इन्हों लोगों ने शुरू करवाया, पाकिस्तान एम्बेसी से मिलके ये टुकड़े टुकड़े वाला। उन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। मतलब अल्लाह भारत के टुकड़े करेगा, अल्लाह की मदद से हम भारत के टुकड़े करेंगे। इंडिया के टुकड़े नहीं होंगे, भारत के टुकड़े होंगे, ठीक है ना। अब यही बात शर्जील इमाम ने शाहीन बाग से कही कि हम भारत के वो चिकन नेक को लग कर, नहीं, हम भारत हलाल करके हम काटेंगे, हम भारत के हम हलाल करके काटेंगे चिकन नेक को, ठीक है ना। अब सैम पित्रोदा ने भी यही कहा था कि भारत, अब देखिए ये सब जस्ट कनेक्ट एवरीथिंग। सैम पित्रोदा ने क्या कहा कि यहां भारत में कोई इंप्लाइड कि कोई सनातन ऐसे नाम की चीज नहीं है, कोई हिंदू नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ अरब है, यहाँ पे मंगोलियंस है, यहाँ पे अफ्रीकन्स हैं, अब वो पता नहीं क्या दिखता है, मुझे नहीं मालूम है, कोई सनातन नाम की चीज नहीं है। और इस पूरे, ना कोई यहाँ पे सनातन है, ना कोई हिंदू है, कुछ नहीं है। यहां पर एक ही आदमी का अधिकार है, एकाधिकार है इस हाफ इटालियन हाफ पारसी इस शख्स की, ठीक है ना, और जिसके के रूल, उसको रूल करना उसका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। अब आप इसको फिर जोड़िए, सैम पित्रोदा ने बोला, वो क्या बोला राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जाकर? यही बोला कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है ये बोलने का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है ना। अब इसने सनातनी बनकर भी देख लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है ना, देख लिया। सनातनी वो क्या, उसने बोला कि ये जनेऊदारी ब्राह्मण है, फिर उसने लेकिन उसको एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट शायद सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन हुआ क्या कि भारत राष्ट्र से इसकी और इसकी माता और इसके पूरे षड्यंत्रकारी परिवार को इतना नफरत है
कि उस लोगों ने पीपल सॉ थ्रू दैट, एक्सेप्ट लोगों ही नहीं लोगों किया। को पता चल गया, ठीक है ना। एक्सेप्ट ही नहीं हाँ। किया। तब इसने कहा कि अब सनातन को ही किल करना, सनातन को किल कर दो। किल करने का मतलब है कि आप डिमोरलाइज कर दो, आप इस तरह के नैरेटिव्स लाओ कि अपने आप ये जो सनातन की जो सर वो तो हमने जो जो 2008 में भी जो देखा जो था। जो रेनेसां है ना, हाँ, वो कमजोर हो जाए। ये हिंदू वो टेरर भी हाँ, बनाने की हाँ, कोशिश की इन्होंने। वो वही उसी हाँ। समय से सब कुछ कर लिया इसने। पहले पहले टेरर का रास्ता वो हम्म। करके किया, अमेरिका की मदद की, उससे बात किया, ये जो आपका एम्बेसडर है यूएसए, फिर ये वो मंदिर जाने लगा। मैंने एवरीथिंग फेल्ड, देन समबडी टोल्ड हिम कि एक ही तरीका है कि ये लेके चलो और उनका ड्रामा करो। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रामा करो। अब ये जय भीम और जय मीम का नाउ, ये ना, आई किल इट राइट नाउ। आज किसी ने जय भीम जय मीम बोला है, अरे तुम किस भीम का बात कर रहे हो और किस मीन का बात कर रहे हो यार। अंबेडकर साहब को पढ़ लो सर। नहीं नहीं, अंबेडकर साहब ने तुमने यार, तुम आज भी पाकिस्तान में आप कराची चले जाओ, सारे नाली नाला ये सब जितने वो साफ करने वाले, वो आपको हिंदू मिलेंगे। वो लाहौर में चले जाओ, वो बेचारे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गए कि शायद उससे भी उनको कुछ निजात मिले, कोई नहीं। वहां पर एक पूरा यूहाना नगर है लाहौर में, ठीक है ना, वहां भी नहीं मिला। आपने कश्मीर में इनका देख लिया, ठीक है ना। और ये जो ये कहते हैं कि ये जो मुसलमान जो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं कि दलितों का, यार हमारे यहाँ तो आपको मैं सैकड़ों मंदिर ऐसे दिखा दूंगा भारत में, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, जहां पे जो सो कॉल्ड दलित जो नाम इन्होंने दिया हुआ है, वहां पर पुजारी है, मुख्य पुजारी है। हमारे पटना का जो मेन महावीर मंदिर है, इट्स काफी पौराणिक मंदिर है, उसका जो पुजारी है वो ये है, इज अ दलित। एनी नंबर ऑफ टेम्पल्स, हम तो पूछते, कोई नहीं पूछता है ये सब, लेकिन इन लोगों ने नैरेटिव चलाया हुआ है। और ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि जो लोग इस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, अगर कोई मुसलमान के घर में अगर कोई हिंदू दलित उसके लैट्रिन को साफ करता है, उसके बाथरूम उसके नाले को साफ करता है, बंद कर दे उसको। तुम ये जय भीम जय मीम का नारा जो तुम लगा रहे हो, आपको मालूम है आज भी हमारे गांवों में महिलाएं एक सोहगल पहनती हैं, उसमें उस सोहगल में वो हड्डी होती है सुअर की। अच्छा, ठीक है ना। अब इसके पीछे क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है कि हमारे यहां ये पहली रात को औरतों को उठा के ले जाते थे, ये जितने हमलावर थे, ठीक है ना। तो ये आते थे, तो जब ये बहुत ही अत्याचार बढ़ने लगा, तब लोगों ने क्या किया, एक तो हम लोगों ने रात से दिन में शादियां शुरू कर दी। दूसरा क्या हुआ कि लोग इनके गंदे नजर से बचने के लिए, और ये जो प्रैक्टिस उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने सुअर पालना शुरू किया। वरना सुअर तो हमारे कोई खाता ही नहीं, हमारे यहाँ तो नॉनवेज था ही नहीं इस तरह का। ठीक है ना। बिल्कुल। क्योंकि ना हिंदू खाता है सुअर, ना मुसलमान खाता है, क्रिश्चियन तो थे ही नहीं उस समय पर। तो इन्होंने वो क्या होता है कि जब आप देखोगे हमारे यहाँ हिंदुओं में एक प्रथा होती है कि जब नई नवेली बहू जब घर में प्रवेश करती है, तो एक थाली में वो रंग आलता रखा रहता है, तो अपना पैर डालती है उसमें। तो इन्होंने सुअर का खून डालना शुरू किया कि बात जब फैल जाएगी तो वो अपने आप ही नहीं। फिर ये हुआ कि फिर इन्होंने वो ताबीज पहनने शुरू कर दिया। यही नहीं सर, मैं ये एक हेनरी डी पोलियर था, आप गूगल करके देख लीजिएगा, उसने एक किताब लिखी है। उस किताब का ये है आई विटनेस अकाउंट्स ऑफ द सिख्स 1606 to 1809, ठीक है ना, एडिटेड बाय अमरदीप सिंह मद्रा एंड परमजीत सिंह, ठीक है, ये किताब है। ठीक, अब ये किताब में ये कहते हैं कि
ये 18वीं इसको इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप, इसको अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसको खोल के पढ़ूं, ठीक है। और वो कहते हैं, वो एक स्विस एडवेंचरर था, 1700, ही लिव्ड फॉर 50 ईयर्स, 1741 टू 1790, इंडिया में वो काफी दिन बिताया। और वो कहता है कि जब भी कोई मुसलमान सिख में कन्वर्ट करता था, मुसलमान सिख में? सिख में, अच्छा जी। ठीक है ना, ऐसा भी एक दौर चला था, तो उसे पोर्क खिलाया जाता था, सुअर का मांस। सुअर का मांस खिलाया जाता था, कि कहीं वो इन्फिल्ट्रेटर तो नहीं है, अच्छा। कहीं वो हमको अंदर से तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये जो अभी कुछ ये जिनकी बातें हम कर रहे हैं ना, जो जेब में के लोग, दे आर ऑल इन्फिल्ट्रेटर्स। सही बात है, ठीक है ना। तो उनको खिलाया जाता था। और ये मिड 18th सेंचुरी से लेके एंड 18th सेंचुरी तक चला, कि उनको लगता था कि कहीं दुश्मन के ये तो नहीं है, ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है। तो और एक और थे डू पेरॉन, इन लोगों ने काफी लिखा है उस समय का। डू पेरॉन बोलते हैं कि एक जब ये सिख में पंथ में आते थे, तो एक इनिशिएशन सेरेमनी होता था। उस इनिशिएशन सेरेमनी में वाइल्ड बोर का, यानी जंगली सुअर के दांत के, उससे वो खाना को उसको स्टर किया जाता था, और तब इनको खिलाया जाता था। देन दे वर अलाउड टू एंटर सिख पंथ, ठीक है। हम तो सर वराह अवतार की पूजा करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो वराह अवतार है। तो ये आपको मैंने इसका बता दिया, ये दलित इसका ये सब नैरेटिव, ये जय भीम मीम का मैं बता रहा हूं। अभी आपको मैं बताता हूं, ये किताब है, इट्स अ वेरी वेल रिसर्च बुक, ये देख ले, ये द एजुकेशनल हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया बाय सहाना सिंह। मैं अपने व्यूअर्स को दिखा, एक मिनट, पेज ना गड़बड़ हो जाए यार, पतली सी बुक है। हाँ सर। अब इस पेज में मैं ये पढ़ता हूं, ये 56 पेज है। तो ये हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने के पहले, सक्रिय होने के पहले, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, है, वो कहते हैं कि जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, कि फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कई हर कोने से, came reports of dedicated teachers, superior methods of teaching and high school attendance। अच्छा, पढ़ाने के तरीके कहीं ज्यादा बेहतर थे, बहुत स्कूल में अटेंडेंस बहुत हाई होता था। लेकिन एंड इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स, शूद्रास वेर इन मेजॉरिटी, while Brahmins and Vaisyas were in minority। क्या बात है, ठीक है ना। और ये कोई बहुत, ये 1820s की ये बात है, कि भाई कई ऐसे स्कूल थे जहां शूद्रा मेजॉरिटी में थे और ब्राह्मण्स और वैश्यास माइनॉरिटी में थे। इन तमिल स्पीकिंग एरियाज द शूद्रास रेंज फ्रॉम 70% इन सालेम। तमिलनाडु में सालेम के इलाके में 70% जो थे वो शूद्र थे। तिरुनेली में 84%। इन मलयालम स्पीकिंग जहां से वायनाड जाएगा उसकी बहन जाएगी, उसको ये सीखना चाहिए। इन मलयालम स्पीकिंग मलाबार, ब्राह्मण स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 20%। ब्राह्मण्स केवल 20% थे, शूद्रास वेर 54% एंड मुस्लिम्स वेर 27%। अच्छा, ठीक है। अब देखिए वहां पर क्या हुआ। अब ये जारी है पाकिस्तान की खोज में, जो मैंने कहा था, हमने एक प्रोग्राम किया। द सेम ट्रेंड वाज रिपोर्टेड इन कन्नड़ा स्पीकिंग बेलारी एंड उड़िया स्पीकिंग गंजम। यही ट्रेंड वहां भी देखा गया। ओनली जस्ट 1 मिनट। Only in the Telugu speaking districts, the Dwaja
caste formed the majority of students. Some collectors who furnished data spoke about poor Brahmins who taught children with no expectations of compensation. कई स्कूलों में ब्राह्मण जो स्टूडेंट्स थे वो भी पढ़ाते थे बिना पैसे के, समझे? मालाबार डिस्ट्रिक्ट में percentage of girls was close to 30%. चौंकाने वाले वो हैं ये तो तथ्य। ठीक है, और यही नहीं, वहां पे आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन, एग्रीकल्चरिस्ट, ये सब की अलग वो भी पढ़ाई होती थी, जिसको आप ये आईटीओ वगैरह बोलते हैं। तो ये मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कौन सा ये नैरेटिव ये लोग चला रहे हैं, ये जय भीम और जय मीम। अरे तुम्हारे डर से तो लोग मतलब लोगों आज भी हमारे गांव में पहनते हैं, यू कैन गो एंड चेक। लोग सुअर पालना शुरू कर दिए और तुम जय भीम और जय मीम कर रहे हो यहां पे। सही बात। और दूसरा, ये जय फिलिस्तीन, ये बताओ हमको कि ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है। तुमने ठेका ले रखा है क्या पूरे दुनिया के मुसलमानों का? सही बात है। और तुमने ठेका ले रखा है तो हम अपने देश के हित में हम इजरायलीज का क्यों नहीं ठेका उठाए भाई? देश के हित में। बिल्कुल। तुम देश के हित में नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ये जिहादी मानसिकता है। जैसे ये हमास का हमला हुआ, बच्चों को, औरतों को, सबको पार्टी हो रहा है, उठा के ले गया। और कौन लोग? जो आपके यहां कल तक आपके यहां काम कर रहे थे, वो लोग। तो उसकी मानसिकता और ये ओवैसी की मानसिकता, जो कि बोला था कि अब क्या 15 मिनट के लिए फिर से। तो मेरा भारतवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप हमास वाला वो देखना चाहते हैं, अगर वो तांडव देखना चाहते हैं, और अगर आप अपने शर्जील इमाम के मुताबिक अपने नॉर्थ ईस्ट का वो हलाल करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान सुअर पालने लगे, तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है। और फिर याद रखिएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन देश को चलाने के लिए होता है, ठीक है? राष्ट्र जो है वो हमारी कल्चरल यूनिटी है। कल्चरल यूनिटी, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा मेंटल मेकअप, उससे राष्ट्र बनता है। और ये इसलिए सिर्फ किया जा रहा है कि किसी तरह से ये राष्ट्र की भावना तोड़ी जा सके। और इन्होंने, मैं एक बात बताता हूं, देखिए चुनाव में ये कहेंगे ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, और एन इलेक्शन इज अ वॉर, ठीक है? लेकिन अगर आप राजनीति में आ गए तो राजनीति का ये मतलब तो नहीं है ना कि आरएसएन सिंह जाके आईयूएमएल ज्वाइन कर ले। सही बात है। वो तो नहीं कर सकता, क्योंकि अरे कुछ कॉन्शियंस है। तो राजनीति का ये भी मतलब नहीं होता है कि आप सनातनियों पर कहो कि इनको मतलब मानसिकता ये है कि इनको तोड़ दो अंदर से जाके, गांव गांव घूमो, बोले नहीं नहीं तुम्हारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारा ये कर दिया जाएगा। और ये यहीं तक तो कभी, क्योंकि भाई ये ऐसे माफिया लोग हैं कितने, मैं उस दिन भी बोला था, कितनी हत्याएं हुआ असैसिनेशंस के बाद। अगर ये अगर सनातनी होते, इस मिट्टी से प्रेम होता ना,
तो एक लेवल पे वो आके कहते कि नहीं नहीं, अपने 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 देश के साथ ये गद्दारी नहीं करूंगा। मैं भी एक सनातनी हूं, उसके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं अमेरिका में जाके देश को नहीं बेचूंगा, मैं थाईलैंड में जाके अपने देश को नहीं बेचूंगा, मैं कैम्ब्रिज में जाके अपने देश को नहीं बेचूंगा, मैं जॉर्ज सोरोस के हाथों अपने देश को नहीं बेचूंगा। शी जिनपिंग के चरणों में नहीं लेटूंगा। हाँ, आप वो शी जिनपिंग के हाथों नहीं बेचूंगा देश को। अरे ये तो मतलब देशद्रोही और किसको बोलते हैं? तो ये पूरा जो कुछ भी हुआ आज, वो सब सुने। ये कोई सभ्य आदमी का काम है? कोई आके किताब लेके ऐसे, अरे भाई जो ओथ ले रहे हो वो भी दैट इज द पार्लियामेंट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव बीन इलेक्टेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम ये क्या दिखा रहे हो लोगों को? तो शायद आपके दर्शकों को ये मनसा उनको समझ में आ गई होगी, और ये कितने खतरनाक हो रहे हैं। फिर मैं फिर से कह रहा हूं कि उस लाल किताब को, उसको लाल रंग देके, ये आपके सनातन जो कि मुख्य धारा है, जिससे कि राष्ट्र का निर्माण होगा, उसको ये किल करना चाहता है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा। व्यूअर्स, आपने सिंह साहब के विचार सुन लिए, आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा। कमेंट वगैरह जरूर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सर।